नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एनिमिस्टवर्स पर, जहां आपको मिलेगा हर मैनहवा का डिटेल्ड एक्सप्लेन बिल्कुल सिंपल और इंटरेस्टिंग स्टाइल में। चाहे बात हो एक्शन की, फैंटेसी एडवेंचर की या फिर उन इमोशनल मोमेंट्स की, यहां हर कहानी होगी आसानी से समझ आने वाली और दिलचस्प ब्रेकडाउन के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने थॉट्स कमेंट में बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है एनिमिस्टवर्स। इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। इस गुप्त गुफा में अचानक किसी की आवाज गूंजी, यहां तक कि फांग युआन को भी उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े होते महसूस हुए। उसका सिर सुन्न पड़ गया। उसका पीछा किया गया था। क्या यह संभव था कि पिछले कुछ दिनों में उसका बार बार बाहर जाना लोगों में संदेह और ध्यान आकर्षित कर चुका था, या फिर ये उसके चाचा द्वारा भेजा गया कोई व्यक्ति था? उसके दिमाग में उस रैंक एक गू मास्टर की छवि उभरी, जिसका सामना उसने सराय में किया था, वो युवक जिसका नाम जियांग या था। उस संक्षिप्त क्षण में उसके दिमाग में अनगिनत विचार और अनुमान कौंध गए। साथ ही साथ वो एक समाधान के बारे में भी सोचने लगा। फांग युआन महसूस कर सकता था कि उस छोटे से वाक्य में गहरी हत्या की मंशा छिपी थी। इससे वो मन ही मन कराह उठा। वो अभी केवल रैंक एक प्रारंभिक स्तर का था और उसके पास कोई महत्वपूर्ण गू भी नहीं था। एक गू मास्टर के लिए ये युद्ध क्षमता के अभाव के समान था। वो कैसे लड़ सकता था? बहुत कमजोर, बहुत कमजोर, उसने अपने दिमाग में चिल्लाया। तुम मेरे सिंगल गेट पॉइजन गू से पहले ही जहरबाद हो चुके हो। अगर मेरे पास इसका जोड़ीदार गू ना हो तो 7 दिनों बाद तुम मवाद और खून में बदल जाओगे और मर जाओगे। पीछे से आवाज आई। फांग युआन ने दांत पीसे। उसका चेहरा ठंडा था। उसने निचले स्वर में कहा, तुम्हें लिकर वर्म चाहिए? मैं इसे तुम्हें दे सकता हूं। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी हरकतें सावधानी भरी थीं। लेकिन तभी एक और आवाज उभरी। ये आवाज डर से भरी थी और कांपते हुए बोली, मैं दे दूंगा, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं, बस मेरी जान बख्श दो, ओ फ्लावर वाइन मॉन्क। रुको, ये क्या है? फांग युआन ने भौएं सिकोड़ते हुए अचानक पीछे मुड़कर देखा। उसे दीवार पर प्रकाश और छाया के बदलते और लहराते दृश्य दिखे, जिसमें एक चित्र उभर रहा था। एक दुबला पतला और खतरनाक गू मास्टर एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। उसके सामने एक और गू मास्टर घुटनों के बल झुका हुआ था। दोनों गू मास्टर्स के आसपास एक ढहा हुआ गड्ढा था, जिसमें पत्थरों के टुकड़े और मलबा बिखरा हुआ था, जो एक तीव्र युद्ध के दृश्य को स्पष्ट रूप से दर्शा रहा था। उनके पास कुछ दूरी पर बुजुर्गों का एक समूह खड़ा था, जिनके चेहरों पर गुस्सा और डर साफ दिखाई दे रहा था। दृश्य के बीच में विजयी गू मास्टर ने सिर उठाकर जोर से हंसा। हा हा हा, गू युए का नायक, इतनी कम उम्र में रैंक 5 तक की खेती करने वाला। मैंने पहले सोचा था कि तुम कुछ खास हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कमजोर निकलोगे। MPH। हंसने वाला गू मास्टर लंबी और पतली आंखों वाला था। उसने लंबे गुलाबी रंग के वस्त्र पहने थे, जिनकी बड़ी और चौड़ी आस्तीनें हवा में लहरा रही थीं। उसके वस्त्रों का वो हिस्सा जो उसकी गर्दन के पास मिलता था ढीला और खुला था, जिससे उसकी मजबूत और पीली छाती की मांसपेशियां दिख रही थीं। उसका सबसे आकर्षक हिस्सा उसका गंजा सिर था, जो बिना एक भी बाल के चमक रहा था। फ्लावर वाइन मॉन्क। फांग युआन ने तुरंत इस गुमास्टर की पहचान कर ली। मेरी तुलना सर फ्लावर वाइन से करना? मैं तो बस एक हवा का झोंका हूं। मेरा दिमाग खराब हो गया होगा जो मैंने इतने महान व्यक्ति को नहीं पहचाना और सर फ्लावर वाइन का अपमान कर दिया। सर फ्लावर वाइन, कृपया मेरे कबीले की पहले की उदार मेहमाननवाजी को याद करें और मेरी जान बख्श दें। जमीन पर लेटा हुआ गुमास्टर कांप रहा था। उसके पूरे शरीर पर ठंडा पसीना था। आंसुओं और बलगम के साथ वो दया की भीख मांग रहा था। फांग युआन ने आंखें सिकोड़कर दोनों को ध्यान से देखा और उसे एहसास हुआ कि दूसरा गू मास्टर गू युए कबीले का मुखिया वर्दी पहने हुए था। उसकी शक्ल से साफ था कि ये व्यक्ति चौथी पीढ़ी का कबीले का मुखिया था। जहां तक उन बुजुर्ग दर्शकों की बात है, वे शायद उस पीढ़ी के कबीले के बुजुर्ग थे। हाँ, उदार मेहमाननवाजी, तुम में हिम्मत तो है ये कहने की। मैं वास्तव में तुम्हारे साथ व्यापार करने के लिए ईमानदारी से आया था, तुम्हारे कबीले के मून ऑर्किड्स को उचित कीमत पर प्राइमल स्टोन्स के साथ खरीदने के लिए। तुम ही थे जिनके मन में बुरे इरादे थे। तुमने मेरा स्वागत करने और मुझे अंदर ले जाने का नाटक किया, मुझे अपने भोज में बैठने के लिए कहा और मेरे शराब में जहरीला गू डालने की मंशा रखी। तुमने मुझे बहुत हल्के में लिया। मैं फ्लावर वाइन के नाम से इस आसमान के नीचे जीविका कमाता हूं। मैं इस तरह से जहरबाद कैसे हो सकता था? फ्लावर वाइन मॉन्क ने घुटनों पर बैठे चौथी पीढ़ी के कबीले के मुखिया की ओर इशारा करते हुए ठंडी हंसी हंसी। अगर तुमने निष्पक्ष सहयोग किया होता तो ये सब नहीं होता। अंत में तुम बस मेरे सिर का उपयोग अपनी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए करना चाहते थे। तुम्हारी मौत का कारण तुम स्वयं ही हो। सर, कृपया मेरी तुच्छ जान बख्श दें। चौथी पीढ़ी का कबीले का मुखिया निराशा में चिल्लाया। उसके घुटने जमीन पर रगड़ रहे थे। वो जल्दी से फ्लावर वाइन मॉन्क के पैरों तक रेंग गया और उसकी जांघ को पकड़ लिया। सर, मेरे कबीले में एक आत्मा का झरना है जो प्राइमल स्टोन्स उत्पन्न करता है। हमने एक भूमिगत गुफा में भारी संख्या में मून ऑर्किड्स भी लगाए हैं। मैं आपके गुलामी गू को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं और आपका नौकर बनने को तैयार हूं।
मेरा जीवन और मृत्यु आपके एक इशारे पर है। मैं आपके लिए जीवन भर की सेवा करने को तैयार हूं। फांग युआन ने चुपचाप देखा, जबकि चित्र में मौजूद कुछ बुजुर्ग और भी अनिश्चित दिख रहे थे। फ्लावर वाइन मॉन्क ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसका गुस्सा पहले ही शांत हो चुका था। उसकी आंखों में चमक आई और उसने कहा, हम्फ, गुलामी गू अत्यंत कीमती है। ये एक रैंक 5 गू है। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मेरे पास ऐसा कुछ होगा? हालांकि तुम मेरे सिंगल गेट पॉइजन गू से जहरबाद हो चुके हो, केवल मैं ही इस जहर को ठीक कर सकता हूं, इसलिए मुझे तुम्हारे अवज्ञा करने का डर नहीं है। चूंकि ऐसा है, तुम्हारे कबीले को हर हफ्ते मुझे 3000 मून ऑर्किड्स और 3000 प्राइमल स्टोन्स देने होंगे। मैं समय समय पर सामान लेने आऊंगा और तुम्हारे जहर को अस्थायी रूप से ठीक करूंगा, तुम्हारी बेकार जान को बख्श दूंगा। आपकी दया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चौथी पीढ़ी का कबीले का मुखिया बार बार चिल्लाया, लगातार सिर झुकाते हुए। उसका सिर पहाड़ी चट्टान से टकराता रहा और उसमें से लगातार खून बह रहा था। सिर झुकाना बंद करो। मुझे तुम जैसे चापलूस लोग सबसे ज्यादा नफरत हैं। क्या तथाकथित गुयुए का प्रतिभाशाली, मजबूत रैंक 5 योद्धा, तुम अपने नाम के कितने अयोग्य हो? तुम्हें मेरी अच्छी तरह से सेवा करनी होगी। ये तुम्हारी जिंदगी से भी जुड़ा है। फ्लावर वाइन मॉन्क अचानक चिल्लाया। उसके चेहरे पर भयावह भाव उभर आए। उसने अपने पैर से चौथी पीढ़ी के कबीले के मुखिया को लात मारी। उसका शरीर डगमगा रहा था। वो जल्दी से कुछ बड़े कदम पीछे हटा, चौथी पीढ़ी के कबीले के मुखिया पर चिल्लाते हुए, तुम्हारे पास अभी भी गू कैसे है? चौथी पीढ़ी का कबीले का मुखिया, उसके पेट में लात पड़ने से एक मुंह खून उगल दिया। उसने बहुत मुश्किल से उठने की कोशिश की। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। हा, डेमोनिक गुट के लोगों को दंड देने का अधिकार हर किसी को है। ये गू मून शैडो कहलाता है। ये छिपने में सबसे अच्छा है। भले ही ये केवल रैंक 4 है, लेकिन इसमें प्राइमल सागर और प्राइमल सार को प्रतिबंधित करने की क्षमता है। राक्षस, तुम और मैं भयंकर युद्ध लड़ चुके हैं। तुम्हारे पास अब ज्यादा गू नहीं बचे हैं। तुम मून शैडो गू को कैसे रोक सकते हो? बस आज्ञाकारी बनकर मेरे नौकर बन जाओ। अगर तुम मुझे खुश करने तक मेरी सेवा करोगे तो तुम्हें जीने का मौका अभी भी मिल सकता है। फ्लावर वाइन मॉन्क गुस्से में आग बबूला हो गया और गर्जा, तुम्हें नरक में भेजो। उसकी आवाज अभी पूरी तरह से फीकी भी नहीं पड़ी थी कि उसका शरीर बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसका एक घूंसा चौथी पीढ़ी के कबीले के मुखिया के दिल पर जा लगा। चौथी पीढ़ी का कबीले का मुखिया इस बात की उम्मीद नहीं करता था कि फ्लावर वाइन मॉन्क इतना उग्र होगा। भले ही उसका प्राइमल सागर खतरे में था, फ्लावर वाइन मॉन्क समझौता करने को तैयार नहीं था। एक विशाल बल आया और वो हवा में उछल गया। उसका शरीर एक टूटी हुई बोरी की तरह जमीन पर गिर पड़ा। धम्मा। उसने ताजा खून का एक बड़ा मुंह उगल दिया। लाल तरल में अनगिनत आंतरिक अंगों के टुकड़े मिले हुए थे। क्या तुम पागल हो गए हो? हम इस पर बातचीत से निपट सकते थे। उसने फ्लावर वाइन मॉन्क को घूरा। उसके होंठ बहुत मुश्किल से हिल रहे थे। उसका वाक्य पूरा नहीं हुआ क्योंकि उसके पैरों ने जवाब दे दिया और उसका सिर एक तरफ झुक गया। वो मर गया। कबीले का मुखिया, डेमोनिक पथ के लोग सभी पागल हैं। उसे मार डालो। इस राक्षस को मार डालो। कबीले के मुखिया का बदला लो। उसे मून शैडो गू से पीड़ित किया गया है। वो अब अपने प्राइमल सार का आसानी से उपयोग नहीं कर सकता। समय के साथ उसका प्राइमल सार भी खतरे में पड़ जाएगा। हाशिए पर खड़े देख रहे बुजुर्ग सभी गुस्से में चिल्लाए और क्षेत्र में उमड़ पड़े। हा, जो भी मौत की तलाश में है, आ जाओ। फ्लावर वाइन मॉन्क ने हवा में चिल्लाया। उसने उसकी ओर बढ़ते बुजुर्गों का सामना किया और सीधे उन पर टूट पड़ा। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ और फ्लावर वाइन मॉन्क ने जल्दी ही ऊपरी हाथ हासिल कर लिया। बहुत जल्द सभी बुजुर्ग जमीन पर ढह गए। उनमें से कुछ घायल थे और बाकी मर चुके थे। जैसे ही फ्लावर वाइन मॉन्क बचे हुए बुजुर्गों को खत्म करने वाला था, उसके चेहरे का रंग अचानक बदल गया और उसने अपने पेट पर एक हाथ रख लिया। कम बख्त, मैं भविष्य में तुम लोगों से निपटने के लिए वापस आऊंगा, फ्लावर वाइन मॉन्क ने कहा। उसने कुछ बुजुर्गों को घूरा और उसका शरीर बिजली की तरह हिल गया क्योंकि वो पहाड़ी जंगलों में भाग गया। पलक झपकते ही गायब हो गया। जितना हो सके उतना लेना। अनुवादक स्काई फैरो, संपादक स्काई फैरो। इसे छूकर देखो। तुम मेरे सिंगल गेट पॉइजन गू से पहले ही जहरबाद हो चुके हो। अगर मेरे पास इसका जोड़ीदार गू ना हो तो 7 दिनों बाद तुम मवाद और खून में बदल जाओगे और मर जाओगे। मेरी तुलना सर फ्लावर वाइन से करना। मैं तो बस एक हवा का झोंका हूं। मेरा दिमाग खराब हो गया होगा जो मैंने इतने महान व्यक्ति को नहीं पहचाना और सर फ्लावर वाइन का अपमान कर दिया। सर फ्लावर वाइन, कृपया मेरे कबीले की पहले की उदार मेहमाननवाजी को याद करें और मेरी जान बख्श दें। दीवार पर यह दृश्य दूसरी बार दोहराया गया। फांग युआन चुप रहा। जब गतिशील चित्र तीसरी बार दोहराने लगा तो उसने आखिरकार हल्की सांस छोड़ी और कहा, मैं समझ गया। दीवार पर ध्वनि के साथ गतिशील चित्र छोड़ने की यह विधि शायद फ्लावर वाइन मॉन्क का काम था, जिसने फोटो ऑडियो गू की मदद से ऐसा किया। यह गू दृश्यों को रिकॉर्ड कर सकता था और बाद में उन्हें प्रदर्शित कर सकता था। फोटो ऑडियो गू प्रकाश और ध्वनि पर जीवित रहता था। किसी अज्ञात कारण से इस गुप्त गुफा में लाल रोशनी निकल रही थी और साथ ही पत्थर की दरार बाहरी दुनिया से जुड़ी थी।
इसलिए ये बाहर की आवाज़ों को पूरी तरह से अलग नहीं करती थी। अभी भी फांग युआन को छोटे झरनों की गर्जना सुनाई दे रही थी। इस तरह फोटो ऑडियो गू इस गुप्त गुफा में जीवित रह सका। कुछ देर पहले जब फांग युआन ने सूखी लताओं को फाड़ा था, उसने शायद पत्थर की दीवार में छिपे फोटो ऑडियो गू को जगा दिया था। कोई भी मूर्ख नहीं होने पर केवल अनुमान से ही बता सकता था कि ये गतिशील चित्र प्रामाणिक था। उस समय चौथी पीढ़ी के कबीले के मुखिया ने फ्लावर वाइन मॉन्ग के खिलाफ साजिश रची थी, लेकिन वो असफल रहा। युद्ध में हारने के बाद उसने छिपकर हमला करने की कोशिश की। भले ही उसने मॉन्ग को पीछे हटा दिया, लेकिन अंततः वो इसकी वजह से मर गया। इतिहास का ये हिस्सा अपमानजनक माना गया और बचे हुए कबीले के बुजुर्गों ने सत्य को बदलने का फैसला किया। उन्होंने चौथी पीढ़ी के कबीले के मुखिया और फ्लावर वाइन मॉन्ग की भूमिकाओं को उलट दिया। फ्लावर वाइन मॉन्ग को वो व्यक्ति बना दिया गया जो युद्ध में हारा और छिपकर हमला करने की कोशिश की और बाद में वहीं मर गया। दूसरी ओर चौथी पीढ़ी के मुखिया को एक न्यायपूर्ण और पूर्ण नायक में बदल दिया गया। लेकिन इस कहानी में ही एक बड़ा छेद था। फ्लावर वाइन मॉन्ग स्पष्ट रूप से वहीं मर गया था, तो उसका शव गु युए कबीले के हाथों में होना चाहिए था। लेकिन फिर एक और अवशेष का ढेर क्यों मिला? अपने पिछले जीवन में जिस गु मास्टर ने इसे पाया था, उसे शायद इस गतिशील चित्र को देखकर डर लग गया होगा। वे बचे हुए बुजुर्ग पहले ही मर चुके थे, लेकिन फ्लावर वाइन मॉन्ग की सच्चाई को वापस लाने से रोकने के लिए ये सत्य शायद कबीले के शीर्ष अधिकारियों द्वारा गुप्त रखा गया था। उस गुमास्टर ने महसूस किया कि अगर उसने अकेले इस खजाने को ले लिया तो ये बहुत बड़ा जोखिम होगा। अगर भविष्य में जांच हुई और पता चला कि वो फ्लावर वाइन मॉन्ग से जुड़ा था, तो शीर्ष अधिकारी निश्चित रूप से उसे मार डालेंगे। इसलिए अपनी पसंद बनाने के बाद उसने इस खजाने को छिपाने की हिम्मत नहीं की, बल्कि शीर्ष अधिकारियों को सूचित करने का फैसला किया। ऐसा करने से उसने कबीले के प्रति अपनी निष्ठा साबित की। उसकी बाद की परिस्थितियों से भी पता चलता है कि उसने एक समझदारी भरा विकल्प चुना था। हालांकि अगर उसने ऐसा किया तो इसका मतलब ये नहीं था कि फांग युआन भी ऐसा ही करेगा। मैंने इस खजाने की खोज में काफी कठिन समय बिताया, तो मुझे सब कुछ अपने लिए ले लेना चाहिए। मैं इसे दूसरों के साथ क्यों बांटूं? अगर मेरा पता चल भी गया तो क्या? जोखिम उठाए बिना लाभ कहां से मिलेगा? वो गु मास्टर वाकई में कायर है, फांग युआन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। अब वो पत्थर की दीवार पर बार बार दोहराए जा रहे गतिशील चित्र की परवाह नहीं कर रहा था। वो मुड़ा और अपना हाथ बढ़ाया, सूखी लताओं और जड़ों को बलपूर्वक अलग करने लगा। फ्लावर वाइन मॉन्ग के अवशेष भी प्रभावित हुए। ये मूल रूप से पूरी तरह से बरकरार था, लेकिन अब ये कई टुकड़ों में टूट गया था। फांग युआन को इसकी परवाह नहीं थी। उसने रास्ते में पड़ी एक टांग की हड्डी को लात मारकर हटाया और फिर से झुककर अवशेषों की तलाशी लेने लगा। सबसे पहले उसे प्राइमल स्टोन्स का एक थैला मिला। जब उसने इसे खोला तो उसमें केवल 15 टुकड़े थे। कंजूस बूढ़ा, फांग युआन ने थूक दिया। फ्लावर वाइन मॉन्ग का बाहरी रूप चमकीला दिखता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके पास इतना कम पैसा रखा हुआ था। हालांकि उसने जल्दी ही कारण समझ लिया। फ्लावर वाइन मॉन्ग एक भयंकर युद्ध से गुजरा था, साथ ही उसे मून शैडो गू से प्रभावित किया गया था। इसलिए उसने निश्चित रूप से अपनी चोटों को ठीक करने के लिए प्राइमल स्टोन्स का उपयोग किया होगा। 15 टुकड़े छोड़ पाना वास्तव में बुरा नहीं था। इसके बाद उसे कुछ मरे हुए गू के अवशेष मिले। उनमें से ज्यादातर फूल और घास की किस्म के थे और सभी पूरी तरह से मुरझा चुके थे। गू भी जीवित प्राणी हैं, इसलिए उन्हें भी जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और उनमें से ज्यादातर नखरे वाले होते हैं। हालांकि घास गू और फूल गू को कम भोजन की जरूरत होती है, लेकिन इस गुप्त गुफा में सूरज की एक भी किरण नहीं थी। और इसके बाद कुछ भी नहीं था। फ्लावर वाइन मॉन्ग चौथी पीढ़ी के कबीले के मुखिया के समान स्तर पर था। एक भयंकर युद्ध लड़ने के बाद उसने तुरंत बाद लगभग 10 बुजुर्गों के साथ लड़ाई की। उसके अपने गू ज्यादातर खप गए थे और इस चरण तक अपनी चोटों को ठीक करने के लिए उसने यहां वाइन सैक फ्लावर गू और राइस पाउच ग्रास गू उगाए। फिर भी अंत में मून शैडो गू के कारण वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। 300 साल बाद उसके पास मौजूद गू भी मर गए। केवल दीवार पर फोटो ऑडियो गू और लिकर वर्म बचे थे। ये लिकर वर्म शायद वाइन सैक फ्लावर गू पर निर्भर था और आज तक मुश्किल से जीवित रहा। लेकिन जैसे जैसे वाइन सैक फ्लावर गू एक एक करके मुरझा गए, इसने भी अपना भोजन आपूर्ति खो दी। इसके कारण लिकर वर्म बाहर निकलकर जंगली वाइन सैक फ्लावर्स की तलाश में गया। फिर इस रात ये हरे बांस की शराब की सुगंध से आकर्षित होकर फांग युआन के सामने आया। फोटो ऑडियो गू केवल एक बार रिकॉर्ड कर सकता है, क्योंकि ये एक बार उपयोग होने वाला गू है। ऐसा लगता है कि लिकर वर्म ही मेरा सबसे बड़ा लाभ है। कोई आश्चर्य नहीं कि उस गुमास्टर ने कबीले को सूचित करने का फैसला किया। ऐसा लगता है कि लाभ बहुत कम था और इतने बड़े जोखिम के लायक नहीं था। फांग युआन के दिल में एक तरह की समझ जागी। उसकी यादों में वो गू मास्टर पहले ही रैंक 3 था, जबकि लिकर वर्म केवल एक रैंक 1 गू था। फांग युआन के लिए ये अधिक कीमती था, लेकिन उस गू मास्टर के लिए ये लगभग कुछ भी नहीं था। हालांकि ये स्पष्ट था कि उसकी सूचना के कारण कबीले ने उसे बड़ा इनाम दिया था। क्या मुझे भी कबीले को बताना चाहिए?
फांग युआन ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने इस विचार को खारिज कर दिया। फ्लावर वाइन मॉन्ग का खजाना केवल लिकर वर्म और प्राइमल स्टोन्स तक सीमित लगता था, लेकिन ऐसा नहीं था। सबसे मूल्यवान चीज वास्तव में वो दीवार थी जिसमें फोटो ऑडियो गु छिपा था। दूसरे शब्दों में, ये वो गतिशील चित्र था जो दीवार पर बार बार दोहराया जा रहा था। इस चित्र को पूरी तरह से अन्य गांवों को बेचा जा सकता था। विश्वास करें कि किंग माओ पर्वत पर मौजूद अन्य 2 गांवों के शीर्ष अधिकारी इस तरह के सबूत में बहुत रुचि लेंगे, जो एक कबीले की विश्वसनीयता पर जोरदार प्रहार कर सकता था। आपने कबीले के प्रति निष्ठा और सम्मान की भावना की बात कही। मुझे बहुत खेद है, फांग युआन में इसका रत्ती भर भी नहीं है। इसके अलावा ये गतिशील चित्र भी कोई ऐसी मजबूत शक्ति नहीं है जो पूरे कबीले को नष्ट कर दे। ये ज्यादा ठोस नुकसान नहीं करेगा। कबीले की उदासीन प्रकृति भी फांग युआन को महत्व नहीं देगी। उसे अपनी मेहनत पर भरोसा करना होगा और खेती के संसाधन खोजने होंगे। खेती के शुरुआती चरण में उसे अपने आसपास की शक्तियों का अधिक उपयोग करना होगा। कबीले पर भरोसा करना, हा। फांग युआन ने अपने दिल में ठंडी हंसी हंसी। मैं अपने पिछले जीवन की तरह इतना भोला कैसे हो सकता हूं? किसी पर निर्भर न करें। इस दुनिया में हर चीज के लिए आपको खुद पर भरोसा करना होगा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसने गुफा के हर कोने की तलाशी ले ली है, फांग युआन ने मूल रास्ते से घर की ओर वापसी शुरू की। पानी के दबाव का सामना करते हुए और बोल्डर के पास से निचुड़कर वो पहाड़ के बाहर लौट आया। इस विशाल बोल्डर को पीछे मुड़कर देखते हुए फांग युआन को अचानक अपने पिछले जीवन की याद आई। कहा जाता था कि अवशेष एक भूमिगत गुप्त गुफा में मिले थे, लेकिन ये जगह भूमिगत कैसे थी? ये स्पष्ट रूप से पहाड़ी दीवार के अंदर थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने 7 दिनों तक इतनी मेहनत करने के बावजूद इसे नहीं ढूंढ सका। ऐसा लगता है कि अपने पिछले जीवन में कबीले को इस जगह के बारे में पता चलने के बाद उन्होंने सबसे पहले उस दीवार को नष्ट कर दिया जिसमें चित्र था, और फिर कबीले के लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ से भरी सच्चाई फैलाने की कोशिश की। आज रात इस जगह को ढूंढ पाना आंशिक रूप से भाग्य के कारण था, आंशिक रूप से कड़ी मेहनत के कारण, और सबसे बड़ा कारण हरे बांस की शराब थी। ये हरी बांस की शराब वास्तव में बहुत समृद्ध थी। इसे किंग माओ पर्वत पर सबसे अच्छा कहा जा सकता था। शायद अपने पिछले जीवन में उस गुमास्टर ने अपनी प्रेमिका को खोने के बाद यही शराब पी थी। लेकिन अब ये सब महत्वपूर्ण नहीं था। फ्लावर वाइन मॉन्ग का खजाना फांग युआन द्वारा खोज लिया गया था और लूट लिया गया था। हालांकि अंत में ये कुछ निराशाजनक था, ये उचित भी था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि फांग युआन का मूल लक्ष्य लिकर वर्म उसके हाथों में था, और उसे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, प्राइमल स्टोन्स भी मिल गए थे। अगला, मुझे सराय में रहकर इस गू को परिष्कृत करने पर ध्यान देना होगा। जैसे ही मेरे पास एक महत्वपूर्ण गू होगा, मैं अकादमी में वापस जा सकता हूं और अकादमी के छात्रावासों में रहने के लिए योग्य हो जाऊंगा। मैं कबीले के संसाधनों का उपयोग करके खेती भी कर सकूंगा। मैं इस सराय में 1 या 2 बार ही रह सकता हूं। अगर मैं ज्यादा समय तक रहूंगा तो लागत बहुत ज्यादा होगी। फांग युआन ने सोचा। उसके कदम कभी नहीं रुके, क्योंकि वो गांव की ओर जल्दी लौट रहा था। उसके पास मूल रूप से 2 प्राइमल स्टोन्स बचे थे, लेकिन अब उसे 15 टुकड़े मिले, तो कुल मिलाकर 17 टुकड़े थे। लेकिन एक गू मास्टर के लिए प्राइमल स्टोन्स की ये छोटी मात्रा कुछ भी नहीं थी। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।